हजारों की संख्या में आए हुए बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, 3 तारीख को बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव का मतदान होना है। मैं पहले भी विधानसभा क्षेत्र के 54 गांव में आप लोगों के रूबरू 2 बार होकर के आया हूं। जब भी आपके बीच में गया, ना केवल आपने आशीर्वाद दिया, बल्कि उस आशीर्वाद के साथ साथ इस बात का आश्वासन भी दिया कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र सदा चौधरी देवीलाल का समर्थक रहा है। और जब भी हरियाणा की विधानसभा के चुनाव हुए, सन 1977 से लेकर के सन 2009 तक जिस किसी को भी पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में भेजा, आपने उसको सर आंखों पे बैठा करके हजारों वोट से जिता करके विधानसभा में भेज करके चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का काम किया। जब मैं आपसे मिल रहा था, बड़े बुजुर्ग बड़े खुल करके एक बात कह रहे थे, हम फिर से चौधरी देवीलाल का जमाना लेना चाहते हैं, हम फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस चौधरी देवीलाल ने अपनी ताउम्र गरीब के लिए, कमजोर के लिए, कमेरे के लिए, किसान के लिए, छोटे दुकानदार के लिए बड़े से बड़े पदों को त्याग करके जहां लोगों के बीच में खड़े होकर के न्याय कराया, आज फिर प्रदेश और देश में उसी तरह के हालात हैं। साथियों, ये 3 तारीख का उपचुनाव केवल विधानसभा का सदस्य चुन करके भेजने का नहीं है। इस उपचुनाव से आपने इस बात का फैसला करना है कि क्या प्रदेश और देश में वो सरकार टिके जिन लोगों ने इस देश के किसान की जमीन बेचने के लिए, इस देश के किसान को जमीन से बेदखल करने के लिए, इस प्रदेश के देश के किसान को उस जमीन से रिश्ता खत्म करने के लिए जो 3 नए कानून बनाए हैं, जिन कानून को लेकर के पूरे देश का किसान आज चिंतित है, पूरे देश के किसान की निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर व्यक्ति कृषि के व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है। कोई खेती करने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है। आज देश का किसान आपकी तरफ देख रहा है कि 3 तारीख को बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का मतदाता जो है, इस देश की केंद्र की उस गूंगी बहरी सरकार को, जिसने इस किस्म के कानून लागू करके किसान को कमजोर करने की एक साजिश रची है, उस साजिश के खिलाफ एकजुट होकर के अपना मतदान करके केंद्र और प्रदेश की सरकार को इस बात का एहसास कराए कि हम आपके काले कानूनों के साथ ना होकर के, हम किसान के साथ खड़े होकर के ऐसे कानून का हम अपने मत के प्रयोग से विरोध करने का काम कर रहे हैं। साथियों, कानून जो बने कोई बीजेपी की देन नहीं, कानून बनाने में कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है।
सन 2012 का लोकसभा का जब सेशन चल रहा था, इन तीनों कानूनों का ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था वो कांग्रेस के समय में हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने 2012 में बजट के सेशन के अंदर इसको बिल के रूप में लाने का काम किया। जब इसको बिल के रूप में टेबल किया गया, जब इस पे चर्चा शुरू हुई, तो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी जो मेजॉरिटी में नहीं थी, जिसके पास अपना बहुमत नहीं था, जिस पार्टी के साथ मुलायम सिंह के एमपी थे, श्री लालू प्रसाद यादव के जो पार्टी के एमपी थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि की पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ थे, ममता बनर्जी के भी लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लोगों ने भी कांग्रेस को समर्थन देकर के केंद्र में सरकार बनवाई थी। जब उस बिल को टेबल किया गया, जब उस बिल के ऊपर बहस शुरू हुई, तो साथियों हैरानी की बात है, आज जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहता है कि मैं किसान की लड़ाई को लड़ूंगा, सड़क से लेकर के विधानसभा तक, जब तक किसान के साथ न्याय नहीं होगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। उन्हीं का बेटा उन दिनों में कांग्रेस पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट हुआ करता था, और जब उसे वहां बोलने के लिए स्पीकर ने खड़ा किया, तो उन दिनों में एक केएफसी नाम की कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो विदेशों की कंपनी है, वो गुजरात के अंदर अपना प्लांट लगाना चाहती थी। जहां गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस कानून को बनाने का काम किया, जिस मोदी ने उस कानून को ला करके किसान को कमजोर करने की साजिश रची है, उसी नरेंद्र मोदी जी ने 2012 के अंदर गुजरात में इसका विरोध किया था। उन्होंने अपने यहां पे उस फैक्ट्री को लगने नहीं दिया, और लोकसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा जब इस पे चर्चा कर रहा था, बोल रहा था, तो कह रहा था कि हम केएफसी को इनवाइट करेंगे, हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार है, हम हमारे यहाँ इसको फैक्ट्री के लिए जमीन एक्वायर करके देंगे। और वही साथ के साथ ये भी कह रहा था कि गुजरात के आलू का शायद साइज जो है छोटा है, अगर आप हरियाणा में आकर के फैक्ट्री लगाओगे तो आपको 24-24 इंच का आलू उगा करके देने का काम करेंगे। साथियों, उसको यह भी पता नहीं था कि 24 इंच की तोरी हो सकती है, 24 इंच का घिया हो सकता है, आलू 24 इंच का नहीं हो सकता। इस कांग्रेस पार्टी जब इस बिल को लेकर के संसद में मोहर लगवाने की कोशिश कर रही थी, तो उनके सहयोगी जितने भी थे, उन सब ने मनमोहन सिंह जी से कह दिया था कि अगर आप इस तरह का बिल टेबल करके पास करवाना चाहते हो तो फिर हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने के डर से उस बिल को कमेटी के पास भेज करके ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास था, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इस देश में मल्टीनेशनल कंपनियां आकर के स्थापित हो, और जहां मल्टीनेशनल कंपनियों को यहां स्थापित करना चाहते हैं, वहीं इस देश का किसान कैसे कमजोर हो, इसके लिए रोज नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री सत्ता में आने से पहले कहता था कि अगर आप लोगों ने मुझे सत्ता सौंप दी तो मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दूंगा। जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहा था, वही लोगों से, किसानों से वायदा कर रहा था कि आपकी फसल का लागत मूल्य जो होगा उससे 50% मैं आपको ज्यादा दूंगा। कैसे गरीब आदमी का वोट बीजेपी के पक्ष में जाए, इसके लिए कह रहा था कि जो काला धन कांग्रेस के लोग लूट करके विदेशों में जमा करा रहे हैं, मैं उस काले धन को वापस लेकर के आऊंगा।
और जन धन योजना के तहत हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा कराऊंगा। अनेक ऐसे वायदे करके सत्ता में आए, ना गरीब के खाते में 15 लाख आए, ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया गया, बल्कि साथियों पिछले 6 वर्ष में जो एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी की गई, फैसला तो यह हुआ था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उसी के हिसाब से किसान की एमएसपी बढ़ा करके उसको लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन महंगाई तो कई गुना ज्यादा बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। जहां साथियों पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, वहीं हर चीज जो है, चाहे चीनी है, चाय पत्ती है, चाहे साथियों और बाजार से घर में जो खरीद के लेकर के आने वाला सामान है, चाहे कोई मकान बनाने के लिए रेता है, बजरी है, ईंट है, सीमेंट है, सरिया है, हर चीज के दाम 4 से 6 गुना बढ़ने का काम हुआ। वहीं किसान की फसल के दाम बढ़ाने के बजाय इस प्रदेश की सरकार ने धान की फसल जब बीजेपी के सरकार बनने के बाद मंडी में लेकर के गया, ये पहली दफा हरियाणा में हुआ था कि हरियाणा प्रदेश में नमी के नाम के ऊपर किसान की फसल पे डाका डाल करके जहां धान की फसल का समर्थन मूल्य के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था, वहीं साथियों इन लोगों ने 250 से 300 रुपए कम दे करके नमी के नाम के ऊपर किसान की जेब पे डाका डालने का काम किया था। मैं आपको एक ताजा उदाहरण बताना चाहता हूं। जब ये लॉकडाउन लगा था, कोरोना की महामारी आई थी, उस वक्त में लोग बहुत चिंतित थे, भयभीत थे, डरे हुए थे। सरकार की तरफ से रोजाना अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में इस किस्म की खबरें दी जा रही थी जैसे पता नहीं कोरोना की महामारी से, इस बीमारी की वजह से देश में क्या हो जाएगा। उसी दौरान हरियाणा प्रदेश में लॉकडाउन के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक कमेटी का गठन किया था, जिस कमेटी का मेंबर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी था, उस कमेटी का मेंबर मैं भी था, प्रदेश का मुख्यमंत्री था, अनेक उसके और मंत्री उसमें शामिल थे। उन दिनों में कणक की कटाई चल रही, उन दिनों में सरसों की कटाई चल रही थी। थोड़े दिन बाद गेहूं की कटाई होकर के मंडी में गेहूं जानी थी, जहां साथियों मुख्यमंत्री ने हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस बात को लेकर के चर्चा शुरू करी। हमने उनके सामने चिंता जाहिर करी थी कि सरसों का जो खेती करने वाला किसान है, उसकी सरसों सरकार कैसे खरीदेगी, किस तरह से वो किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर के जाएगा। आप जहां ये कह रहे हो कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, इस कोरोना की वजह से हम कहीं ना कहीं लोगों को लॉकडाउन में लेकर के गए हुए हैं, तो फिर कैसे इसकी खरीद होगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था एक एक दाना खरीदेंगे, चाहे किसान के घर से फसल लेकर के आनी पड़े, चाहे किसान के खेत से उठानी पड़े। हम किसान को किसी भी तरह की परेशानी में डालने की बजाय उसकी मदद करने का काम करेंगे। जहां सरसों में लूट मचाई, वहीं थोड़े दिन के बाद जब गेहूं की कटाई शुरू हुई थी, फिर मुख्यमंत्री ने हमारे से बात करी थी और मुख्यमंत्री कह रहा था कि हमने केंद्र की सरकार में प्रदेश देश के प्रधानमंत्री से बात करी है, किसान के सामने बड़ी दिक्कत है, हम अब की बार खरीद लेट शुरू करेंगे। लेकिन जहां खरीद लेट शुरू करेंगे, वहीं 200 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से किसान को बोनस देने का काम करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि अगर आप बोनस दोगे, हम आपकी प्रशंसा करेंगे, हम आपको इसके लिए बधाई देने का काम करेंगे। लेकिन साथियों 200 रुपए बोनस तो दूर की बात है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोनस देने की बजाय किसान की पेमेंट जो 17,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार से हरियाणा सरकार को मिला था, जिस 17,000 करोड़ से किसान की गेहूं खरीदनी थी, उसकी 1.5 महीने तक पेमेंट रोक करके उस 17,000 करोड़ का एक बैंक में डाल करके 800 करोड़ रुपया ब्याज का सरकार में बैठे लोगों ने खाने का काम किया। जहां आपकी पेमेंट 1.5 महीने रोक करके 800 करोड़ रुपए डकार गए, अपनी जेब में डाल गए, वही किसान को 1.5 महीने तक बैंक के चक्कर कटा करके परेशान करने का काम किया। साथियों आज समय आ गया है,
आज 3 तारीख को आप लोगों ने इस बात का फैसला करना है और फैसला आपके हाथ में है। आप चाहते हो कि ऐसे लुटेरे जो लगातार पिछले 10 महीने से इस हरियाणा प्रदेश में सत्ता में आने के बाद जिस तरह से 10 बड़े घोटाले और घपले करके प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के सामने जहां इन्होंने समस्याएं खड़े करने का काम किया है, जहां हर वर्ग को आज कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोग सरकार के खिलाफ लामबंद होते जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें भी आपके ऊपर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो खेती करने वाला है, हर व्यक्ति की निगाह भी आज आपके ऊपर टिकी हुई है। बीजेपी के लोग अपने भाषणों में कहते हैं, मैंने बहुत सारे भाषण उनके टेलीविजन पे देखे हैं, बहुत सारे इसके आपके सोशल मीडिया पे देखे हैं। हैरानी की बात है, आकर के वोट मांगने की बजाय, कहीं अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय आकर के धमकाने का काम करते हैं। गांव में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे 4 साल बाकी हैं, हम 4 साल सत्ता में रहेंगे, अगर आप वोट दे करके हमारे प्रत्याशी को चुनाव जितवा करके भेज दोगे तो फिर आपका सरकार में साझा हो जाएगा, आपका सरकार में हिस्सा डल जाएगा। अगर आप हमारे प्रत्याशी को नहीं जिताओगे तो हमारी सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर इतना ही घमंड है, अगर इतना इनको गलतफहमी है कि सरकार पे असर नहीं पड़ेगा, तो फिर यहाँ किस लिए धक्के खा रहे हैं, किस लिए रोज लोगों को बुला बुला करके डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। सरपंचों और पंचों को बुला करके इस बात की जिम्मेवारी लगा रहे हैं कि अगर आपके वार्ड में हम चुनाव हार गए तो कल आपकी इंक्वायरियां कराएंगे, कल आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा। साथियों, ऐसे लोग जो डरा करके धमका करके कहीं अपना आपका मत लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त करा करके इस देश में एक नया संदेश देने का काम करना। जहां भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करो, वहीं साथियों उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी है, बड़ी हैरानी की बात है, बात किसान की करते हैं, कहते हैं किसान की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, कहते हैं हम किसान के लिए जहां ग्राउंड पे लड़ेंगे वहीं विधानसभा में लड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं उन लोगों को कि आज कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के अंदर 44 मेंबर पार्लियामेंट है, राज्यसभा में 60 से ज्यादा इनके मेंबर पार्लियामेंट है, हरियाणा प्रदेश में 30 से ज्यादा इनके एमएलए हैं, अनेक स्टेटों के अंदर इनकी अपनी सरकारें हैं। जहां साथियों बात किसान की करते हैं, किसान के हितैषी होते, इस दिन पास हो रहा था, कांग्रेस के लोग विरोध करने का काम करते, इन्होंने विरोध करने की बजाय कांग्रेसियों ने वॉकआउट करके का काम किया। अगर इस प्रदेश का राज्यसभा का कांग्रेस का जो मेंबर है, अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी उन सबको लेकर के इंडिया गेट के ऊपर बैठ जाएगी और इस सदर के ऊपर देश की सरकार की बदनामी होती, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचने पे मजबूर कर देते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं इसमें नई अमेंडमेंट करने पे मजबूर हो जाती, लेकिन क्योंकि बिल इन्होंने खुद ने ड्राफ्ट किया था, ये तो वोट बीजेपी की लड़नी थी, मिलजुल करके दोनों आपको कमजोर करना चाहते हैं। आपके सोचने की बात है, आज 30 एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा तो ये था, जब पीपली के अंदर किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा था, जब किसानों को बेवजह पीटा जा रहा था, झूठे मुकदमे बना करके 307 के उनको अंदर किया जा रहा था, इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र में जाकर के करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि मैं जब तक किसान की लड़ाई लड़ूंगा, जब तक यहाँ के किसान के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, जब तक ये काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। साथियों बात बड़ी कर रहा था, कह रहा था चाहे मुझे इसके लिए धरना देना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन पीपली के किसानों पे लाठीचार्ज होने के बाद एक दिन भी कहीं धरने पे नहीं बैठा, एक दिन भी कहीं किसानों के बीच में खड़ा होकर उनकी लड़ाई नहीं लड़ी। अगर किसान की लड़ाई इस प्रदेश में किसी ने लड़ी
तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ने का काम किया। हमने लगातार हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर के, मैं खुद एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर गया था, हजारों साथियों को साथ लेकर के दफ्तर में जाकर के किसान के साथ हो रहे अन्याय को प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम हमने मेमोरेंडम बना करके दिए और हमने कहा कि अगर इस किसान के साथ इसी तरह से बीजेपी की सरकार बर्ताव करती रही तो मजबूर होकर सड़क पे आना पड़ेगा और ना केवल सड़क के ऊपर आके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, बल्कि तब तक उस किसान की पीठ के साथ खड़े हो जाएंगे जब तक उस किसान को न्याय नहीं मिल जाएगा, नई अमाइंडमेंट नहीं हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नई अमाइंडमेंट हो तो फिर कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को सबक सिखाना। 3 तारीख को एक एक मोर ऐनक के निशान के ऊपर लगाने का काम करना। मैं खास करके प्रेस के साथियों को एक बात बताना चाहूंगा कि आज ये जितने भी लोग आए हुए हैं इनमें से कोई भी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के बाहर का नहीं है। एक एक आदमी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव से अपने आप अपने साधनों से चल करके आज इस बात पे मोहर लगाने आया है कि हम 3 तारीख को एक एक मोहर ऐनक के निशान पे लगा करके, जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रत्याशी जो जहां राजनीतिक तौर पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को ताकत देने का काम करता रहा है, वहीं सामाजिक रूप से हर व्यक्ति के साथ अपने अच्छे संबंध बना करके एक इलाके के अंदर अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है। साथियों, तुलना करके देखना, 3 उम्मीदवार है, तीनों में सबसे बेहतर उम्मीदवार जब आप विचार तो आपको जोगिंदर मलिक मिलेगा और इस जोगिंदर मलिक के चुनाव निशान लगा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को फिर से देने का काम करना। जहां साथियों आज बड़ौदा का एक एक व्यक्ति आया कि आप हाथ खड़ा कर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आश्वासन दो कि हम बड़ौदा से इसको जिता करके भेजेंगे। आप सब ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।